हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये एटलीस्ट 3 बार तो पूछा गया है सेम सम 2020, 2022 एंड 2023। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टॉपिक प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर अ वेव। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो, और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है। फिर भी मेरा हर बार रहता है कि जो भी क्वेश्चन उसका जो कंसेप्ट है मैं आपको समझा दूं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या इसका कंसेप्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले देखा था हेनरी हर्ट्ज में। हेनरी हर्ट्ज थे, वो पढ़ रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और उसी में उनको ये अचानक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला। और इसका बहुत सिंपल मैं डायग्राम से बनाता हूँ, ज्यादा नहीं कुछ बना रहा हूँ। देखिए ये सब कनेक्शन है वो मैं नहीं दिखा रहा। ये आपका विंडो है और यहाँ से लाइट आती है, ये आपका कैथोड है। लाइट इधर से गिरती है और क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये आपको पता ही होगा कि ये क्वार्ट्ज विंडो है, यहाँ से लाइट एनर्जी आती है, लाइट अंदर आती है, कैथोड को हिट करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। बेसिक है एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है, जो इस प्रॉब्लम में यूज होगा मैं बता रहा हूँ। अभी इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन प्लैंक का क्वांटम थियरी वो यूज हुआ था। प्लैंक का जो क्वांटम थियरी था वो यूज हुआ था एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थियरी प्लैंक ने प्रपोज किया था। अब प्लैंक के हिसाब से क्वांटम थियरी क्या था, बहुत शॉर्ट में वो ये था कि ये जो एनर्जी निकलती है, जो हम लोग वेव बोलते हैं, प्लैंक का मानना था कि ये पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, पैकेट्स, जिसको प्लैंक ने नाम दिया क्वांटा। ये जो एनर्जी जिसको हम लोग लाइट वेव बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, प्लैंक का मानना था कि ये पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, जिसको उसने नाम दिया क्वांटा। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आइंस्टाइन ने उठाया, प्लैंक का जो क्वांटम वाला कंसेप्ट था, और उसने बोला कि जो प्लैंक बोल रहा है वो सही है इस फोटो इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट के हिसाब से, और बोला कि जो एनर्जी जो आ रही है क्वांटम में, उस एनर्जी को उसने नाम दिया, पार्टिकल को उसने नाम दिया फोटॉन। फोटॉन, तो ये जो आ रहा है ना, ये फोटॉन आ रहा है, लाइट का जो एनर्जी आ रहा है कैथोड तो फोटॉन आ रहा है। और आइंस्टाइन ने बोला ये फोटॉन आ रहा है ना, लाइट का एनर्जी पार्टिकल, उसकी जो एनर्जी है ना, उसने एक इक्वेशन दिया उसको, E is equal to h nu। h प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू जो है उस वेव का फ्रीक्वेंसी। वो जो पार्टिकल आ रहा है वो वेव फॉर्म में है, लेकिन वो पार्टिकल नेचर भी उसमें है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, तो E is equal to h nu। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो लाइट गिर रही है किसी भी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, तो उस लाइट के पास एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और ये फोटॉन की जो एनर्जी इक्वेशन है वो आइंस्टाइन ने दिया। इसको आइंस्टाइन्स इक्वेशन भी कहा जाता है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है। ठीक, आगे अब जब ये फोटॉन इस पे गिरता है, इस कैथोड पे जो भी मेटल सरफेस है, तो देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है, उसका कंसेप्ट समझिए क्या है। एक इसमें कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल है फाई। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, देखिए हर मेटल के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है, मतलब एग्जैक्टली फ्री नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग मूव कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ी एनर्जी मिल गई तो उसमें से बाहर आ सकते हैं अपने ऑर्बिट में से, उतना उसमें है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि उतनी मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल में प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए, फ्री हो जाए, बाहर आके मूव कर सके, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज एन एनर्जी, वो एनर्जी जो आपको देना पड़ेगा किसी मेटल को, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन से सरफेस के ऑर्बिट के वो बाहर आ सके, जो कि एकदम एनर्जेटिक हो गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कैथोड में से बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो फोटॉन की एनर्जी है h nu, उसको कम से कम तो इक्वल होना पड़ेगा टू द वर्क फंक्शन, या सबसे अच्छा रहेगा कि उससे ज्यादा रहे।
ये जो एनर्जी फोटोन की जो हिट करती है मेटल सरफेस को, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल में से बाहर निकलेगा, फ्री होगा। फ्री होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी तो ही तो मूव करेगा ना, नहीं तो मूव कैसे करेगा? अगर सिर्फ इक्वल टू रहेगा तो सिर्फ निकल के खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर ज्यादा होगी तभी जाके वो मूव करेगा, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा एनर्जी। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी किधर यूज होगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ये जो इक्वल पार्ट वाला पार्ट है, अगर आपको याद हो तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसके मेटल से, नॉक ऑफ करना है, बाहर निकालना है, तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं इस पे, तो अगर आपका h न्यू फाइ नॉट सॉरी इसको फाइ नॉट लिखते हैं, तो ये वर्क फंक्शन को फाइ नॉट लिखते हैं। तो अगर आपका h न्यू फाइ नॉट से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा है, h न्यू माइनस फाइ नॉट एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा किधर यूज हो रहा है? एक्स्ट्रा यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कराने में फ्रॉम कैथोड टू एनोड, व्हिच वी कैन से इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। This is the equation for the maximum kinetic energy of electrons in photoelectric effect. This is h nu जो फोटोन की एनर्जी है, माइनस फाइ नॉट जो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी है। वो जो डिफरेंस जो बचता है वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन यूज होने वाला है। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये इक्वेशन बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 बार पूछा ये क्वेश्चन। ओके, अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस मतलब मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा एंड लैम्बडा बाय 2। दो अलग-अलग लाइट वेवलेंथ है, याद रखिए। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the first case is 1/3 that in the second case, तो वर्क फंक्शन क्या है? 4 ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा ये यूज होगा एनर्जी का, तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अब मेन फॉर्मूला यूज होने वाला है h न्यू माइनस फाइ नॉट। अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही है, बहुत 11th में भी पढ़ा है। इसको आप लिख सकते हैं hc by lambda minus phi naught। ये हमारा मेन इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, तो मैं 2 केस के हिसाब से लिखता हूँ। पहले मैं लिखूंगा E1 max is equal to hc by वेवलेंथ लैम्बडा है माइनस फाइ नॉट। E2 max hc by लैम्बडा की जगह पे आएगा लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 माइनस फाइ नॉट। इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 2hc by lambda minus phi naught। अब आप पूछेंगे सर आपने phi naught को दोनों बार phi naught ही क्यों लिखा? हमने दोनों बार इसको चेंज क्यों नहीं किया? phi naught को phi naught ही क्यों लिखा? क्योंकि आपका जो सरफेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। फॉर अ गिवन मेटल सरफेस वर्क फंक्शन चेंज नहीं हो। हाँ, अगर आप मेटल सरफेस चेंज कर रहे हैं, अगर आप सरफेस चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वर्क फंक्शन भी चेंज होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में सरफेस चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप लाइट चेंज करें, मोनोक्रोमैटिक लाइट अलग अलग वेवलेंथ की, तो सिर्फ वेवलेंथ ही चेंज हो। एक बार वेवलेंथ लैम्बडा है, दूसरी बार वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 है, उसके हिसाब से दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ है। अब क्या बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में है वो 1/3 है काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस का। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ E1 max is 1/3 E2 max, है कि नहीं? फर्स्ट केस का 1/3 सेकंड केस। तो फर्स्ट केस क्या अपना, ध्यान दीजिएगा, hc by lambda minus phi naught is equal to 1/3। सेकंड केस क्या आपका 2hc by lambda minus phi naught। अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3hc by lambda minus 3 phi naught is equal to 2hc by lambda minus phi naught। अब इसको वहां ले, फाइ नॉट को राइट में ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए। 3hc by lambda minus 2hc by lambda is equal to 3 phi naught minus phi naught। 3 minus 2 is 1, so hc by lambda is equal to 3 minus 1 is 2, 2 phi naught, 2 divide hc by 2
लैम्ब्डा इज इक्वल टू फाई नॉट। दिस इज द वर्क फंक्शन जो उन्होंने पूछा है एंड द ऑप्शन इज डी ऑप्शन। सो अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर, आसानी से, कुछ है ही नहीं, आपने देखा कंसेप्ट आ गया तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बचता। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज का प्रॉब्लम आज की वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा है हर बार मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक चैप्टर से क्वेश्चन लाता हूँ, सीटी का पीवाईक्यूज। आप भी एक काम आप भी याद रखिए, प्रैक्टिस हमेशा, फर्स्ट टाइम तो ठीक है आपने नॉर्मली जो प्रैक्टिस किया, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन करिए, अपने ब्रेन को चैलेंज दीजिए कि अलग अलग रैंडम क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से उठा के उसको आदत डालिए सॉल्व करने की, तभी आपका इंटरनल एग्जाम में फिजिक्स अच्छा जाएगा। लोगों का फिजिक्स डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि उनका अप्रोच जो है प्रैक्टिस करने का अप्रोच गलत है। आप रैंडमली प्रैक्टिस करिए रैंडम चैप्टर से, तो जब एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन सामने आएगा तो ब्रेन के लिए वो नया चीज नहीं होगा, तो उसको लगेगा ये तो मैं ऐसे ही कर, मैं तो यही प्रैक्टिस किया हूँ, तो अब आपको वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल लगेगा। कोशिश करेगा, होता रहेगा, मैं ऐसे आपके लिए अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो लाता रहूँगा। मेरे प्लेलिस्ट में नीट का भी है, जेईई मेंस का, एडवांस का भी है, देखिएगा वहाँ भी कंसेप्ट सिर्फ कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लोग बोलते हैं डिफिकल्ट, मैं तो बोलता हूँ जेईई एडवांस भी इजी है अगर आपका कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्लियर है तो, नथिंग डिफिकल्ट। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।